नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तो क्या भाजपा का जो राजनीतिक समीकरण है वो गड़बड़ा गया है? क्या अब जिन चरणों में चुनाव होने जा रहा है वहां भाजपा की हालत खराब है और गठबंधन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है? ये सवाल है जिन सवालों का जब आप ढूंढेंगे तो उसके बड़े दिलचस्प नतीजे आपको सामने आएंगे। ये कहा जा रहा है कि अब जिन चरणों में चुनाव होने जा रहा है वहां भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत नहीं दिखाई देती है। ये क्या वाकई में ऐसा है? ये एक सवाल है और इसके पीछे की बड़ी वजह वो टूटन है जो चुनाव के बाद और चुनाव से पहले हुई। चुनाव के या आप कहें चुनाव की घोषणा के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो भाजपा में आ जाते हैं, धर्म सिंह सैनी भाजपा में आ जाते हैं और दारा सिंह चौहान भाजपा में आ जाते हैं। और दूसरा ओम प्रकाश राजभर जो 2017 में भाजपा के साथ होते हैं, भाजपा के गठबंधन में होते हैं, वो तो पहले ही भाजपा का साथ छोड़ देते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब जिन इलाकों में चुनाव होना है वहां पर राजभर, मौर्य और नोनिया समाज, इनका अपना एक आधार है और ये कई सीटों को प्रभावित करते हैं और न सिर्फ प्रभावित करते हैं बल्कि इनके जो नेता हैं वो एक तरह का नैरेटिव भी गढ़ते और गढ़वाते हैं। वो अगड़ा बनाम पिछड़ा वाला है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो नैरेटिव है जो बनाने की कोशिश हो रही है, क्या ये बन पाया है या फिर इसे नरेंद्र मोदी के चेहरे ने पीछे ढकेल दिया है और ये जो कोशिश चल रही थी वो कोशिश औंधे मुंह गिर पड़ी है? हम लोग इसी पर बात करेंगे और ये जरूरी भी है क्योंकि अब जिन चरणों में चुनाव होना है, पांचवा तो हो चुका, लेकिन छठवां और सातवां जो चरण होगा उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की न सिर्फ जोर आजमाइश होगी बल्कि इस बात की भी परीक्षा होगी कि क्या वाकई में इनके जाने के बाद भी भाजपा अभी भी उसी तरीके से, उतनी ही मजबूती से इन इलाकों में खड़ी है। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले तो जो लोग छोड़कर गए हैं हम उन्हीं की जो वो लोग कह रहे हैं उसी को जान लेते हैं। तब ये थोड़ा समझने में आसानी होगी कि जो समाजवादी पार्टी ने गुलदस्ता बनाया, जो रेनबो बनाया, क्या वो रेनबो वैसा ही है जैसा कहा जा रहा है या उस रेनबो में पैबंद है और वो पैबंद समाजवादी पार्टी की संभावनाओं को खत्म कर रहा है और भाजपा को उनसे आगे लेकर जा रहा है। आप ओम प्रकाश राजभर का स्टेटमेंट देखिए। उनके स्टेटमेंट से वो जो वीडियो क्लिप बीच में आया था जिसकी हम लोगों ने चर्चा की थी, उस चर्चा में वो बिफर पड़े थे और वो इसलिए बिफर पड़े थे क्योंकि उनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी ही खतरे में है। सादाब फातिमा वहां से लड़ रहे हैं, कालीचरण राजभर जो इनके पुराने सहयोगी रहे वो वहां से लड़ रहे हैं और सादाब फातिमा तो प्रसपा की, मतलब वो शिवपाल खेमे की और वो बसपा से चुनाव मैदान में है। और जो राजभर तबका है उसको ओम प्रकाश राजभर को यह बताना पड़ रहा है कि हमें बड़ी इज्जत मिल रही है समाजवादी पार्टी में। और मतलब जिस आप ये कहिए जिस नैरेटिव के तहत वो भाजपा छोड़े थे कि यहां उनका सम्मान नहीं है, पता नहीं उनका सम्मान नहीं है या उनकी बिरादरी का सम्मान नहीं है। अगर उनकी बिरादरी की बात करें तो अनिल राजभर जो है वो भाजपा सरकार में मंत्री रहे, शिवपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ कभी लड़ने की बात करते थे ओम प्रकाश राजभर। हालांकि बाद में उन्होंने मन बदल दिया और जहूराबाद पे आ गए और अब जहूराबाद में भी समस्या उनको दिखाई दे रही है। तो ये बड़ा सवाल यह है कि क्या वो जिस आबादी या जिस समुदाय के प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं क्या वो समुदाय उनके साथ है? ये एक बड़ा सवाल है। और वो जिस तरह से शिवपुरी का मन बनाए, फिर जहूराबाद चले गए और फिर ये कहते हैं कि नहीं हमको समाजवादी पार्टी में बड़ा सम्मान मिला, और उसके बरक्स 2017 में वो जिस तरह समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर हमलावर रहे, इन तमाम चीजों को अगर आप जोड़ कर देखें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि उनका उनके समाज पर उस तरह का प्रभाव नहीं है जैसा कि वो दावा करते हैं। अब अलग से कोई वो चमत्कार कर रहे हो तो वो एक मैं ये कहूंगा कि
अलग तरह का मामला होगा, क्योंकि बात चाहे उस मंडल की हो, उस 7वें चरण की हो जहां पर इनका दबदबा माना जाता है, तो उस चरण में ऐसा नहीं जान पड़ता है कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर इनकी वजह से होने वाला है। और उसका कारण क्या है, उस पर भी हम लोग आएंगे। और अगर हम दारा सिंह चौहान की बात करें तो क्या वो उनका अपने समुदाय पर इस तरह का प्रभाव है जैसा कि वो दावा करते हैं? तो असल में अगर प्रभाव होता तो वो जिस सीट से रहे उस सीट को छोड़कर उन्हें दूसरी सीट पर नहीं जाना पड़ता। तो जाहिर तौर पर कि उनकी अपनी सीट पर अगर इतनी कमजोर स्थिति है तो उनकी अपने समाज में क्या स्थिति है यह जाना जा सकता है। और वैसे भी जो मेरी अपनी बातचीत है उससे जो नोनिया समुदाय है, ऐसा नहीं लगता कि उसमें कोई बड़ी टूटन है। यह अलग बात है कि जनवादी पार्टी भी एक आप ये कहिए कि सपा के साथ दिखाई देती है, और यह पूरा समुच्चय इसलिए बना था क्योंकि नोनिया समुदाय भी कम से कम 20 से 25 सीटें माना जाता है कि प्रभावित करते हैं। पर वो प्रभाव जो उनका है वो भाजपा के खिलाफ जा रहा है, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह की टूटन नहीं दिखाई दे रहा। और वैसे भी आप अभी मैं बद्रीनारायण तिवारी को सुन रहा था, बड़े वो जो है आप ये कहिए कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो खुद, और सत्य हिंदी पे कार्यक्रम था, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि जो लोग कुछ भी कहें, लेकिन जिस तरह की टूटन अति पिछड़ी बिरादरियों में या गैर यादव बिरादरियों में दिखाई जा रही है, उस तरह की टूटन है नहीं। वो अभी भी भाजपा के साथ लामबंद है और ये चीज जमीन पर नजर आती है। अब ये हमने आप दारा सिंह चौहान की बात की, आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जो विश्लेषक है वो एक क्लस्टर का मतलब हो गया, चलिए ठीक है उनका पडरौना में प्रभाव होगा, उनका कुशीनगर में प्रभाव होगा, लेकिन उस प्रभाव को अगर कोई बुंदेलखंड में जोड़कर देखता है, अगर कोई उसको इटावा में जोड़कर देखता है, एटा में जोड़कर देखता है, तो ये अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि वहां पर वो बिरादरियां इनके प्रभाव से टूटी नहीं, जिसे हम शाक्य कहते हैं। आप देखिए धर्म सिंह सैनी चले आते हैं समाजवादी पार्टी में, लेकिन उनका जो समुदाय है, उनकी जो बिरादरी है वो नहीं टूटती है, वो भाजपा के साथ इंटैक्ट है। ये उनकी सीट पर भी देखने को मिला। तो ये बड़ी चीज ये हुई कि ये जो गुलदस्ता बना है, इस गुलदस्ते में पैबंद जरूर है। पडरौना से फाजिल नगर जाते हैं और फाजिल नगर में भी इनके लिए समस्या बिकट है। इलियास अंसारी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, टिकट के लिए वो आप देखिए कितने दिन से कोशिश करते रहे और तमाम तरह के उन्होंने आरोप भी लगाए। अब वो बसपा से मैदान में है, ये समाजवादी पार्टी से है। वहां ये जिस बिरादरी से उसी बिरादरी का कैंडिडेट भाजपा ने भी उतार दिया फाजिल नगर में। ऐसी स्थिति में इन्हीं की बिरादरी के वोट बट रहे हैं और इस बंटवारे से जो स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट है वो खतरे में लोगों को नजर आ रही है और इस तरह की चर्चा खूब हो रही है। अब ऐसी स्थिति में जो अपने आप को किसी बिरादरी का, किसी समुदाय का प्रतिनिधित्व मानते हैं, प्रतिनिधि मानते हैं, उनकी अपनी सीट खतरे में है, तो ये कैसे माना जाए कि ये जो पूरा सियासी समीकरण है वो सियासी समीकरण उलट पुलट गया है और ये जिन चरणों में चुनाव होने जा रहा है उन चरणों में बड़ा उलटफेर कर सकती है साइकिल। मुझे ऐसा नहीं लगता है और ये तमाम विश्लेषक भी यही मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है तो उसकी वजह क्या है, ये भी एक बड़ी बात है। तो देखिए ये जिस अति पिछड़े और अत्यंत पिछड़े की बात करते हैं आप, एक चीज ये जो लोग भी टहल रहे हैं उनको पता है कि वो तबका जिसे आप मान रहे हैं कि वो सर्वहारा है, जब आप उससे पूछिए तो वो कहता है हमने मोदी कोट किया। ये बड़ी बात है, ये बड़ी चीज है कि इस तरह की बातें तमाम राजनीतिक विश्लेषक अब कह रहे हैं। और आपका जो सेवक है, आपके यहां आपके कामकाज में जो मदद करते हैं, आप उनसे बात करिए मोदी जी को। तो ये एक चीज बताता है कि दरअसल मोदी वो फैक्टर है, वो सीमेंटिंग फैक्टर है जिन्होंने सबको जोड़ा है। और एक बड़ी चीज जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, आप उनको देखिए, वो तो ये चीज लगातार कह रहे हैं कि 10% का एक वोट बैंक है जो तमाम
असहमति सहमति कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के साथ इंटैक्ट है। और ये चीज जब आप पूर्वांचल में जाएंगे तो आप ये देखने को आपको मिलेगा कि एक तबका है जो तमाम तरह के आप आरोप लगाइए भाजपा पर, नरेंद्र मोदी पर, लेकिन उसके इतर उनका उसका अपना जो विश्वास है उस चेहरे को लेकर वो अडिग है। और वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं तो अगर वहां 2 सीट माना जा रहा है कि भाजपा जीत सकती है, तो फिर वो संभावना बढ़ जाती है कि नहीं, यहां 3 निकाल सकती है या 4 निकाल सकती है। आज जैसे कि आज ही मेरी कई लोगों से बातचीत हुई, क्योंकि 6वें चरण का चुनाव होने जा रहा है, 3 तारीख को होगा, तो वहां तमाम जगह ये जब मैंने पहले बात की थी तो ये कहा जा रहा था कि 27 को पीएम की रैली हो जाने दीजिए, उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि क्या हो सकता है। 27 को पीएम की रैली होने के बाद जब मैंने फोन किया एक दो दिन पहले और आज, तो स्थितियां अब लोग अलग तरीके की बता रहे हैं कि नहीं, अब उसका कुछ प्रभाव पड़ा है। पीएम जो कह रहे हैं आवारा पशु को लेकर, उसका भी प्रभाव पड़ा है कि नहीं ठीक है हम ऐसा करेंगे, या उसकी अपनी ये योजना है। और जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आ रही है, जो वो अपनी रैलियों में, अपनी सभाओं में पीएम जब ये कह रहे हैं कि आप हमारा एक संदेश पहुंचाइएगा, आप हमारे लिए घर घर जाइएगा, और जब रिस्पॉन्स आता है तब वो कहते हैं कि आप कहिएगा मोदी जी आए थे और उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है, तो आप मोदी जी का प्रणाम उन तक पहुंचाइए। ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो कनेक्टिविटी है, असल में इस कनेक्टिविटी ने उस समीकरण को जो बनाने की कोशिश साइकिल के द्वारा हुई थी, मतलब सपा गठबंधन के द्वारा हुई थी, उस गठबंधन की को आप समझिए एक तरह से ध्वस्त कर दिया पीएम की इस कनेक्टिविटी ने। दूसरा, ये जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं वो ये है, आप देखिए लाभार्थियों को लेकर बड़ा डिस्कशन हो रहा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और इनफैक्ट मैं सुन रहा था एक राजनीतिक विश्लेषक से, जब ये पूछा गया कि देखिए इतने बड़े बड़े चेहरे भाजपा से निकलकर समाजवादी पार्टी में गए तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि जब आप लाभार्थी वाली बात करते हैं तो दरअसल ये जो नीचे बैठा हुआ है वो देख रहा है कि साहब हमें जो है इस सरकार से क्या मिला और क्या नहीं मिला। वो अपने आप को मानता है कि नहीं, हमारे सर पर छत नहीं हो सकती थी तो सरकार ने कम से कम छत मुहैया कराई, हमको 2 समय का भोजन मिल रहा है। और जैसा कि मुझे लगता है मैं जिक्र भी किया हूं कि जब हम लोग 2-3 जगहों पर गए तो वहां कई लोगों ने कहा कि जितना हम लोगों को दिहाड़ी मिलती है उतने में तुम अपने घर के लोगों का पेट नहीं पाल सकते थे इस महामारी के दौर में। तो ये एक बड़ा संबल बना है। तो इस वजह से वो जो एक आप ये कहिए कि इनका जो भाजपा का रेनबो रहा उसे तोड़ने की जो कवायद हुई वो कवायद विफल रही, क्योंकि लोक कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंची और वो जो पहुंची उसने बहुत बड़ा फैक्टर है, इसे लोग इग्नोर कर रहे हैं। और जो अंतिम बात, वो जो आधी आबादी है, उस आधी आबादी ने आप जो लोग भी फील्ड में हैं और अगर जो लोग फील्ड में नहीं है तो आप अपने निजी अनुभव से यह समझ सकते हैं कि आधी आबादी किस तरह वोकल होकर कह रही है कि हमने कहां वोट दिया, हम किसके साथ खड़े हैं। ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि असल में ये जो 5वां, 6वां और 7वां चरण कम से कम भाजपा के लिहाज से बड़ा क्रूशियल माना जा रहा था, क्योंकि यहां जातियों का एक अपना ताना बाना है। उस ताने बाने में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की आप ये कहिए कि उनकी अपनी एक इमेज, उनकी अपनी एक फॉलोइंग, उनके प्रति लोगों का जो एक आप एक समझिए जुनून, और दूसरा जो लोक कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का जो जज्बा इस सरकार ने दिखाया, उसने एक नया वर्ग तैयार किया। और वो वर्ग ये कहना पड़ेगा कि जातियों से इतर जाकर मोदी के पीछे, योगी के पीछे लामबंद हो रहा है। इसीलिए यह मालूम पड़ता है कि दरअसल जो समीकरण बनाने की कोशिश हुई थी गठबंधन के जरिए वो हो नहीं पाई है। और यही कारण है कि कम से कम मैं बड़ी मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी को आने वाले चरणों में नहीं देख पाता हूं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।